एक सुपर ह्यूमन बीइंग, वो एक सुपर ह्यूमन बीइंग है। वो यदि आप गौर से अध्ययन करेंगे तो उसमें राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट की चर्चा बहुत ज्यादा है। जब चैप्टर 6 को भी पढ़ेंगे तो इंक्लूशन, और इंक्लूशन में चाहे ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी हो, चाहे वो जेंडर आइडेंटिटी हो, चाहे वो डिसेबिलिटी आइडेंटिटी हो, चाहे वो माइनॉरिटी आइडेंटिटी हो, जितनी भी आइडेंटिटीज हैं, उन आइडेंटिटीज को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना, किस तरीके से उसको उसको असेस करना, उसका आकलन करना, और आकलन करने के बाद हमें किस तरीके की अपॉर्चुनिटी उनको देना, और उस अपॉर्चुनिटी के क्रिएट बेहतर नागरिक बनाने का जो प्रक्रम है, जो प्रोसेस है। तो इस पटल से खास करके जितने भी स्पेशल एजुकेटर्स हैं, यदि देखा जाए तो स्पेशल एजुकेटर्स ऐसा स्पाइनल कॉर्ड है पूरे सिस्टम का कि जो एक ट्रेंड प्रोफेशनल है, जिनको डिसेबिलिटी, जिनको डिफरेंटली एबल्ड जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, जो पर्सन्स हैं, उनके ईच एंड एवरी डायनेमिक्स को वो बेहतर समझते हैं, उनके अंदर संवेदनशीलता है, वो एक ट्रेन प्रोफेशनल है। तो सबसे पहले एक अच्छा इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए हमें इस समाज में जितने भी ट्रेन्ड पर्सनल हैं, जो स्पेशल एजुकेशन में ट्रेन्ड हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन में ट्रेन्ड हैं, उनको सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। बहुत अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि आज राइट टू एजुकेशन एक्ट में हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की, जब नियुक्ति की जब बात होती है तो हम उसे केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में हम उसको उनका एंट्री नहीं करते। ये कितना, ये एक देखा जाए तो ये एक ऑर्थोडॉक्सियल प्रैक्टिस है, ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है कि हमें ईच एंड एवरी बीइंग के एजुकेशन का उसके नीड के अकॉर्डिंग टू हमें ऑर्गेनाइज करना चाहिए। लेकिन आज यदि देखा जाए तो आज टॉप लेवल पे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी लॉ मेकर्स हैं, जितने भी स्टैट्यूट, ऑर्डिनेंसेस, रूल्स, रेगुलेशंस, एक्ट पारित करने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, सबसे पहले एक अच्छा इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनको ट्रेन करना। क्योंकि डेमोक्रेसी के जो तीन फोर्सेस हैं, तीन पिलर्स हैं, एक लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, इन तीनों को काफी संवेदनशील होना होगा। सबसे पहले हमें यह पहचानने की जरूरत है कि पर्सन विद स्पेशल नीड्स की क्या जरूरत है, क्या स्पेशलिटी है, उनकी क्या यूनिकनेस है, उनकी क्या स्पेशलिटी है, उनकी क्या स्पेशल नीड्स हैं। सबसे पहले यहां से स्टार्ट होता है। हमारे पास नीड असेसमेंट के टूल्स ही अवेलेबल नहीं है बहुत। आज यदि देखा जाए कि हमारे यदि गुजराती बच्चों को यदि हमें उनके इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी का यदि असेसमेंट करना होगा उनके लोकल लैंग्वेज में, क्योंकि हम जानते हैं कि उनके पेरेंट्स, उनके जो स्टूडेंट है वो जो करना ज्यादा पसंद करता है। आप इमेजिन कीजिए यदि उनके एबिलिटी का असेसमेंट हम किसी फॉरेन लैंग्वेज में करते हैं, वो केवल और केवल गुजराती जानते हैं, और हम यदि उनका असेसमेंट हिंदी में करते हैं, हम उनका असेसमेंट इंग्लिश में करते हैं, हम उनका असेसमेंट किसी और लैंग्वेज में करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा असेसमेंट ही बहुत पुअर हो। तो आज जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, आज जितने भी स्पेशल एजुकेटर्स हैं, एक बेहतर इकोसिस्टम डिजाइन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रिसर्च करना। सबसे इंपॉर्टेंट है कि असेसमेंट टूल्स को डिजाइन करना। लोकल लैंग्वेज में जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या
जो विजुअल इम्पेयरमेंट या हियरिंग इम्पेयरमेंट या लैंग्वेज इम्पेयरमेंट, जितने भी इस तरीके के इम्पेयरमेंट हैं, उनकी आवश्यकताओं को समझने के लिए एक साइंटिफिकली डिजाइंड लोकल लैंग्वेज में ये असेसमेंट टूल्स होना चाहिए, ताकि बेहतर तरीके से हम समझ पाए कि उनका इंटेलेक्चुअल स्टेटस क्या है, उनके स्पेशल नीड्स का स्टेटस क्या है। और अनफॉर्चुनेटली हम अभी तक रेडी नहीं है उनको उस लैंग्वेज में असेस करने के लिए। और जब ऐसा होता है कि जब हम उन्हें ठीक से असेस नहीं करते, तो आप इमेजिन कीजिए कि यदि कोई ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है और यदि उसको न्यूमोनिया का ट्रीटमेंट दिया जाए, यदि कोई हेपेटाइटिस का पेशेंट है और उसको यदि किसी दूसरे डिजीज का ट्रीटमेंट यदि दिया जाए, तो पेशेंट का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। आज एजुकेशन सिस्टम में यही हो रहा है। हम एक बेहतर इकोसिस्टम डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि कैसे 21 सॉर्ट ऑफ डिसेबिलिटी है, उन 21 सॉर्ट ऑफ डिसेबिलिटी को असेस करने के लिए यदि देखा जाए, तो अभी लोकल लैंग्वेज से लेकर के और जो ट्रूली जो एक साइंटिफिकली जो डेवलप्ड जो टूल होने चाहिए, आज शायद नहीं है अवेलेबल। यदि है भी, तो हमने बहुत सारे फॉरेन टूल्स को हमने एडेप्ट कर लिया। जो एडेप्टेशन की जो टेक्निक है या जो एडॉप्शन, फुल एडॉप्शन की जो टेक्निक है, ये कभी कभी बहुत खतरनाक साबित होता है। और उससे होता क्या है कि जो समस्या है वो एज इट इज बरकरार होती है और हम किसी तीसरी समस्या की ओर अपने आप को लेकर चले जाते हैं। तो आज इस पटल से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, whosoever is connected, whosoever is the part and parcel of this seminar, all we should take a collective step to develop a standardized test, standardized assessment tools in local languages. So it's very important, क्योंकि यदि हम उसे नहीं करेंगे तो हम उनके स्पेशलिटी को, उनके स्पेशल नीड्स को नहीं समझ पाएंगे। और जब हम उनकी आवश्यकता को ही नहीं समझ पाएंगे, तो हम उनके लिए जो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान है या जो कलेक्टिव एजुकेशनल प्लान है, उसको हम किस तरीके से प्लान कर पाएंगे। प्लानिंग के लिए नीड असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज कि कुछ इक्के दिक्के इंस्टीट्यूट को छोड़ करके कि डिसेबिलिटी का और डिसेबिलिटी से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट हैं, उनको टीच करने का, उनको ट्रेन करने का, उनको लर्न करवाने का कि जो, लेकिन ऐसा नहीं है। आज यदि देखा जाए तो पूरे विद्यालय को, पूरे महाविद्यालयों को, पूरे विश्वविद्यालयों को आज इंक्लूसिव सेटअप में आज उसको रीडिजाइन करने की जरूरत है, उसको रिकॉन्फ़िगर करने की जरूरत है। पूरी एजुकेशन के लैंडस्केप को चेंज करना है, पूरी एजुकेशन की कैनवास को बदलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज हमारी समस्याएं बहुत ही, हम संक्रमण वेला से गुजर रहे हैं। वी आर इन द ट्रांजिशन फेज। आज यदि आप अपने पड़ोस के किसी सामान्य महाविद्यालय में चले जाएं, तो किसी भी स्टूडेंट का यह हक है कि वो अपने नेबरहुड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़े। और यदि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उसको एनरोल करने के लिए यदि रेडी नहीं है, इसका मतलब है कि उनके उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। उसे कहीं ना कहीं हम उसको या तो दूसरे प्रदेश भेज देते हैं, या तो हमें उसे दूसरे किसी जनपद में भेज देते हैं, या हम किसी एक ऐसे सिस्टम में जहां जो छोटा बच्चा है, जहां पे उसका पेरेंट्स का
पेरेंट्स के साथ होना बहुत जरूरी है। यदि लोकलाइज्ड वे में जितने भी सामान्य विद्यालय हैं, उन सामान्य विद्यालय में यदि रिसोर्स सेंटर्स खुल जाए, यदि सामान्य विद्यालय में उनके असेसमेंट टूल्स अवेलेबल हों, उनके पूरे फिजिकल एनवायरनमेंट को बैरियर फ्री कर दिया जाए, वहां पे स्पेशल एजुकेटर्स की नियुक्ति हो जाए, तो आप इमेजिन कीजिए कि रातों रात एजुकेशन का लैंडस्केप चेंज हो जाएगा, उसका इकोसिस्टम चेंज हो जाएगा। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक ऐसा कंसर्न है आत्मसात क्रियान्वित भी करना। आज यदि देखा जाए कि आप एक सर्वे कीजिए कि कहां का कैसा इकोसिस्टम है, आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़िए, उसके प्रियम्बल को पढ़िए, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के मैंडेट को पढ़िए, आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पढ़िए, अभी यूनेस्को का जो रिपोल साहले वर्क जूडी का आया है, जो रीइमेजिनिंग आवर फ्यूचर्स टुगेदर, जो उसका टाइटल नेम है, यदि आप उसको पढ़िए तो उसमें एजुकेशन को एज ए न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में डिफाइन किया गया, क्योंकि एजुकेशन एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। सोसाइटी में यदि बहुत सारे चेंजेस हो रही हैं तो डेफिनेटली इस एजुकेशनल सोशल कॉन्ट्रैक्ट को हमें बदलने की जरूरत है, और केवल वो बदलाव केवल एक सतही स्तर पे नहीं होना चाहिए। आज जितने भी विद्यालय हैं, चाहे वो सामान्य हो चाहे वो विशेष हो, जितने भी महाविद्यालय हैं, जितने भी विश्वविद्यालय हैं, आज जो स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम है इंक्लूशन के टर्म में, कॉलेज रेडीनेस प्रोग्राम है इंक्लूशन के टर्म में, क्योंकि जब आप चैप्टर 14 भी पढ़ेंगे तो चैप्टर 6 और चैप्टर 14 को एक कलेक्टिवली रीड करने की बात की गई है, और इन द लाइट ऑफ आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कि आप यदि पूरे देश को चेंज करना चाहते हैं, राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में जितने भी बेसिक वैल्यूज हैं उनको रियलाइज करना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जितने भी हैं एजुकेशनल टर्म में और बाकी जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस में इंश्राइन हैं, इन सभी करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पूरी व्यवस्था को चेंज करने की जरूरत है। आज यदि देखा जाए तो 99.9% जो विद्यालय हैं वो हमारे जो माइनॉरिटीज हैं, चाहे डिसेबिलिटी के टर्म में माइनॉरिटी, चाहे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, चाहे कल्चरल माइनॉरिटी वाले लोग हैं, ट्राइबल्स और ये सब जितने भी, जेंडर माइनॉरिटी जो ट्रांसजेंडर्स हैं, जब हम इंक्लूशन की बात करते हैं तो इंक्लूशन में सबको समावेशित करना, और जब हम समावेशन की बात करते हैं तो विद्यालय को, महाविद्यालय को और विश्वविद्यालय को भी अपने आप को बदलना, अपने आप को उस ट्रेडिशनल जो एक सिस्टम था उसको बदलने की आज जरूरत है। इसीलिए जब आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आप स्टडी करेंगे तो उसमें स्कूल्स क्लस्टर्स की बात की गई है। स्कूल का क्लस्टर इसलिए क्योंकि क्लस्टर का मतलब कोलैबोरेशन है, और जहां क्लस्टरिंग होगा, जहां कोलैबोरेशन होगा, तो इंक्लूजन के लिए कोलैबोरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। बिना कोलैबोरेशन के इंक्लूजन हम कभी भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, we have to collaborate with all stakeholders, we have to live in synergy, that synergetic system should be there, otherwise it will be very difficult to realize the very dreams of inclusive society. We cannot realize the basic core values which are mentioned in
the preamble of the Constitution of India. So it's very important. तो आज आप सभी का, जितने भी लोग अवेलेबल हैं इस मंच से, पड़ोस के विद्यालय को भी इंक्लूशन के आधार पे आप उसका स्टडी करें और आप उसका सर्वे कीजिए, फिजिकल एनवायरनमेंट के आधार पे, सोशल एनवायरनमेंट के आधार पे, डेमोग्राफिक डिविडेंड के आधार पे, टीचर्स की क्वालिटी के आधार पे, इंफ्रास्ट्रक्चरल जो फैसिलिटीज हैं उनके आधार पे, लिस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट कितने हैं लैंग्वेज के टर्म में, फिजिकल एनवायरनमेंट के टर्म में, उसके आधार पे। तो आप जब पाएंगे कि वाकई अभी हमें मीलों दूरी तय करनी है एक बेहतर इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए, एक बेहतर एक एनवायरनमेंट को डिजाइन करने, एक बेहतर तरीके से बैरियर फ्री एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए, उसके लिए हमें पूरे विद्यालय को, विद्यालय की रूपरेखा को बदलना, क्योंकि कोई भी समाज सेग्रीगेशन से नहीं चलता है। इंक्लूशन का नाम ही समाज है। सोसाइटी के लिए इंक्लूशन बहुत जरूरी है और इंक्लूशन जहां है उसको हम सोसाइटी कहते हैं। तो जब हम किसी को इंक्लूड करते हैं तो उनकी सारी आवश्यकताओं का भी ख्याल हमें रखना पड़ेगा। उनके आने से पहले विद्यालय को रेडी होना पड़ेगा। कभी कभी होता क्या है कि हमारे यहाँ जब कोई स्पेशल नीड्स के जब बच्चे आ जाते हैं तब हमारी आंख खुलती है और कहते हैं कि तुम्हारे लिए चूंकि अच्छी व्यवस्था नहीं है इसलिए मैं तुम्हारा प्रवेश नहीं ले सकता। आप इमेजिन कीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यदि कोई बच्चा है तो राइट टू एजुकेशन एक्ट में भी लिखा हुआ है कि उसको नेबरहुड स्कूल में एनरोल होने का उसका बर्थ राइट है, एक फंडामेंटल राइट है। लेकिन हम बिना रेडीनेस के, बिना रेडी हुए, बिना अपने आप को प्रिपेयर किए कि आज प्रत्येक विद्यालय को शासन स्तर पर, सरकार के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर आज इसको कंसेप्चुअलाइज करने की जरूरत है कि एजुकेशन का मॉडल कैसा होना चाहिए। एजुकेशन का मॉडल क्या कंप्लीटली सेग्रीगेशन होगा? और यदि सेग्रीगेटेड मॉडल में पढ़े लिखे बच्चे यदि फिर वो समाज की मुख्य धारा में आएंगे तो उनको हमेशा कन्फ्लिक्ट बना रहेगा, हमेशा वो द्वंद्व के शिकार रहेंगे। क्योंकि आज तक जहां उनकी पढ़ाई हुई है वहां तो केवल और केवल कोई एक डिसेबिलिटी वाले बच्चे से ही उनका इंटरेक्शन हुआ है। लेकिन जब वो फैमिली में भी इवन आते हैं तो फैमिली में सारे के सारे स्पेशल नीड्स के बच्चे नहीं हैं। स्पेशल नीड्स के बच्चे को भी समझना होगा कि ये जो सामान्य नीड के जो बच्चे हैं वो भी हमारे पार्ट एंड पार्सल हैं, और सामान्य नीड के बच्चे को भी समझना होगा कि स्पेशल नीड्स जो है वो हमारे पार्ट एंड पार्सल है। तो दोनों के बीच एक संवेदनशीलता, दोनों के बीच एक इंटरेक्शन, दोनों के बीच एक कल्चर के प्रति रेस्पॉन्सिव होना, एक इंक्लूशन को रियलाइज करना, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो क्या अभी हम यदि देखें तो अभी तक जो हमने मॉडल ऑफ स्कूल डेवलप किया है, आज तक हमने जो एक मॉडल ऑफ कॉलेजेस जो डेवलप किए हैं, मॉडल ऑफ यूनिवर्सिटी जो डेवलप किया है, पहले आप यदि देखें तो एक यूनिवर्सिटी के ही इकोसिस्टम को आप स्टडी करें तो पहले यूनिवर्सिटी एक हार्डकोर डिसिप्लिन के कंपार्टमेंट में बटा हुआ था और अभी भी बटा हुआ है। अभी भी यदि देखा जाए तो जो यूनिवर्सिटी है वो डिसिप्लिनरी अनटचेबिलिटी का शिकार है। फिजिक्स डिपार्टमेंट का केमिस्ट्री वालों से कोई लेना देना नहीं, केमिस्ट्री वालों का ज्योग्राफी वालों से कोई लेना देना नहीं। लेकिन क्या आपको ज्ञान तो एक कॉन्टिन्यूम है, एक कॉन्टिन्यूटी में होता है, और ह्यूमन बीइंग की कोई एक ऐसी समस्या नहीं है जो किसी एक डिसिप्लिन से सॉल्व हो सकती है। तो जब समस्या का नेचर जब मल्टी डिसिप्लिनरी है तो सॉल्यूशन कैसे मोनोडिसिप्लिनरी हो सकता है? तो इसीलिए यूनिवर्सिटी सिस्टम को भी, कॉलेज सिस्टम को भी
और स्कूल सिस्टम को भी आज मल्टी डिसिप्लिनरी और ट्रांस डिसिप्लिनरी में चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जब मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश के विशेष विद्यालय से पढ़े हुए जब बच्चे आते हैं, जब डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में उनका एनरोलमेंट होता है, तो चूंकि ऐसा बच्चा जो 12 साल तक केवल विजुअली चैलेंज बच्चों के ही बीच रहा है, वो खुद भी विजुअली चैलेंज है और केवल विजुअली चैलेंज के बीच ही वो रहा है, तब वो यदि एक इंक्लूसिव सेटअप में आता है तो उसको अपने कुलीग पे, काउंटर पार्ट पे ट्रस्ट करने में बहुत वक्त लगता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो पास आउट करने के बाद भी वो अपने आप को एक नॉर्मल जो है वो एक स्पेशल बच्चों पे फेथ नहीं कर पाता, और स्पेशल है जो नॉर्मल पे फेथ नहीं कर पाता। ग्रेजुअली धीरे धीरे उनकी एक अंडरस्टैंडिंग बनती है, लेकिन जो जुड़ाव होना चाहिए, जो एक एसोसिएशन होना चाहिए, वो एसोसिएशन कहीं ना कहीं लैकिंग रहता है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जब आप संकेत विद्यालय से पढ़े हुए बच्चे जो केवल और केवल अभी तक एचआई के बीच में थे, तो उनका एक लिमिटेड कम्युनिकेशन था, लेकिन जब वो एक यूनिवर्सिटी सिस्टम में आते हैं जहां पे हर एक तरह का बच्चा यहाँ पे है, तो उनको एडजस्टमेंट में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो क्यों नहीं शुरुआत से ही हमें ऐसे मॉडल का डेवलपमेंट करना चाहिए, शुरुआत में ही ऐसा इकोसिस्टम डिजाइन करना चाहिए कि जैसा समाज का स्वरूप है, जैसा नेचर ऑफ सोसाइटी है, वैसा ही एजुकेशन का मॉडल भी होना चाहिए। लेकिन हमने ठीक उसके विपरीत किया है। हमने एक वर्ग को एक खास बाउंड्री में हमने पुश करके हमने उसको एस्टेब्लिश कर दिया, और मैंने कहा कि 12वीं तक इस बाउंड्री से आप बाहर नहीं निकलोगे। और 12वीं पास करने के बाद जब वो 16, 17, 18 वर्ष का जब हो जाता है, तब जब 18 वर्ष तक हम जानते हैं कि उसका कंप्लीट कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो चुका होता है, उनकी जो मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी है, जो प्लास्टिसिटी है, वो ऑलरेडी रिजिड हो चुका होता है, तब जाकर के हम उसे समाज की मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश करते हैं। और फिर हमको लगता है कि हम सक्सीड नहीं कर पा रहे हैं। एक फिजिकल इंटीग्रेशन तो उनका हो जाता है, वो कक्षा में एक साथ बैठ तो जाते हैं, लेकिन जो एक कनेक्ट होना चाहिए, जो एक हार्टी उनका वेलकम होना चाहिए, एक जो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, क्योंकि हम कभी कभी बचपन के फ्रेंड को नहीं भूल पाते, वो इसीलिए क्योंकि वो दिल का संबंध होता है, वो हम फिर इफ एंड बट नहीं देखते। कभी हम बचपन के ही हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। आज डिसेबिलिटी के एरिया में भी हमें ये एटीट्यूड की जरूरत है। हमें जब हम बचपन से एक साथ एक विद्यालय में, विद्यालय की बाउंड्री को तोड़ना होगा, विद्यालय की कैनवास को बड़ा करना होगा। प्रत्येक विद्यालय में यदि देखा जाए तो एक सब्जेक्ट एक्सपर्टीज, डिसेबिलिटी एक्सपर्टीज वाले जितने भी व्यक्ति हैं, उनका एक स्कूल के कॉम्प्लेक्स लेवल पे उनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए, ताकि लिमिटेड रिसोर्सेज में भी हम एक बेहतर आउटपुट दे सकते हैं। चाहे वो नवोदय विद्यालय हो, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे वो कोई राज्य का प्राथमिक विद्यालय हो, सभी को एक क्लस्टरिंग करना चाहिए, क्लस्टर के मॉडल पे ले जाना चाहिए। और साथ ही साथ एक विद्यालय का कनेक्शन महाविद्यालय के साथ, और महाविद्यालय का कनेक्शन विश्वविद्यालय का साथ, और विश्वविद्यालय का कनेक्शन विद्यालय के साथ, ये होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि विद्यालय का बाउंड्री इतना रिजिड हो जाता है, विश्वविद्यालय का बाउंड्री इतना रिजिड हो जाता है कि विद्यालय के अध्यापक महाविद्यालय के अध्यापक से और विश्वविद्यालय के अध्यापक से एक प्रोफेशनल लाइजनिंग नहीं कर पाते, क्योंकि उनके बीच एक बहुत बड़ी दीवार है। So in terms of teacher, in terms of the recruitment policy, in terms of the physical environment, in terms of the psychological environment, in terms of social environment, in terms of
all sorts of environment we have to redesign it. Otherwise हम एक प्रॉपर इकोसिस्टम डेवलप नहीं कर पाएंगे. आज यदि देखा जाए तो आप रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया और आप नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, आप यदि देखेंगे तो हमें सारे जो सिमिलर कंसर्न्स हैं हमें सबको एक साथ जोड़ना चाहिए. मिनिस्ट्री को भी जोड़ना चाहिए. मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को भी कनेक्ट होना चाहिए कि एजुकेशन है, चाहे वो डिसेबिलिटी का हो चाहे वो एक सामान्य जन का. एजुकेशन है. एजुकेशन को रिकॉन्फ़िगर करने की जरूरत है. यदि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन और रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के बीच एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो तो जो बीएड स्पेशल होल्डर्स जितने भी हैं और बीएड जनरल होल्डर्स जितने भी उनके बीच भी बहुत सारे रिफ्ट हैं. इंक्लूसिव एजुकेशन, इन सारे बैरियर्स को आइडेंटिफाई करके इन बैरियर को ब्रेक करने का नाम है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट बैरियर्स आर, हाउ टू असेस देम, how to identify them. Otherwise it would be only dream. It would be the case of daydreaming only. So at a grassroots level we have to think, at planning, at execution. So this is very important. आज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, उनके अलग डायरेक्शन है. नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, उनके अलग डायरेक्शन है. जब ये दोनों मिनिस्ट्री और जब दोनों रेगुलेटरी बॉडीज ही आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते तो किस तरीके का इंक्लूजन होगा, किस तरीके का इंटीग्रेशन होगा? पहले तो मिनिस्ट्री को इंक्लूड होना पड़ेगा. इनके बीच के गैप्स को रिमूव करना होगा. रेगुलेटरी बॉडीज में, एक रेगुलेटरी बॉडीज में डिफरेंट सेगमेंट्स हो सकते हैं. मुश्किल एक सवाल होगा कि हम एक सेग्रीगेटिव प्रैक्टिस करने के बाद हम इंक्लूजन को ये नहीं कर सकते, इंक्लूसिव एजुकेशन को बेयर नहीं कर सकते, इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रैक्टिस नहीं कर सकते. सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि केवल और केवल ये निचले स्तर पे नहीं, ध्यान देना पड़ेगा. आज यदि देखा जाए तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये कंसर्न है कि हम मिनिस्ट्री लेवल पे, क्योंकि यदि हम जितनी भी डॉक्यूमेंट है एजुकेशन के, जितने भी डॉक्यूमेंट है, आप चाहे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट को पढ़ें, आप यदि डेलर्स रिपोर्ट को पढ़ें, आप यदि साहले वक्त जूडे का जो लेटेस्ट 2021 का जो रिपोर्ट है आप उसको पढ़ें, आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पढ़ें, ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट का जब आप कंटेंट एनालिसिस करेंगे तो आपको लगेगा कि इंक्लूजन एक मेजर कंसर्न है. आज इंक्लूसिव सिस्टम में भी बच्चे एक्सक्लूड हो रहे हैं, चाहे वो लैंग्वेज की वजह से. कितना इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज, क्योंकि बच्चे आज उनका मदर टंग कुछ और होता है, स्कूल का लैंग्वेज कुछ और है, स्कूल लेवल की पढ़ाई को किसी और लैंग्वेज में किए होते हैं. जब वो हायर एजुकेशन में आते हैं तो हायर एजुकेशन की भाषा कुछ और बदल जाती है. भाषा के द्वंद्व में वो फंसा रहता है. और हम जानते हैं कि जब तक मातृभाषा और जब तक यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी
तब तक वो भाषा के द्वंद के भंवर जाल में वो फंसा रहता है। तो हम कैसे क्रिएटिविटी हम ढूंढेंगे? उसके बीच तो गुजराती और हिंदी का द्वंद है, उसके बीच गुजराती और इंग्लिश का द्वंद है। उसी द्वंद में एजुकेशन का सारा पीरियड निकल जाता है, 90% टाइम उसका ट्रांसलेशन में चला जाता है। In that condition, it would be very difficult to survive. Educational survival, academic survival is very difficult in that situation. So how can it be done? It would be very difficult. It would be very challenging task. It's a Herculean task to think on, to think upon, to think over. The conditions, the prevailing conditions in the country. So, यदि हमें definitely राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट को हमें इंप्लीमेंट करना है, अक्षरशः इंप्लीमेंट करना है, तो सबसे पहले उनके जितने भी प्रोविजंस हैं उनको समझना पड़ेगा। सबसे पहले उनके स्पेशल नीड्स को असेस करना होगा। कभी कभी हम ऐसा लेबलिंग कर देते हैं, टूल उसमें कॉम्पेटेबल नहीं है, उसकी कॉम्पेटेबिलिटी नहीं है, और इस तरीके से यदि देखा जाए तो हम उसको गलत असेस करके हम एक गलत टैगिंग कर देते हैं, गलत लेबलिंग कर देते हैं। और खास करके जो हिडन डिसेबिलिटी है, यदि लर्निंग डिसेबिलिटी का देखें डिसलेक्सिया का मामला हो, डिस्कैल्कुलिया का मामला हो, कभी स्लो लर्नर्स का मामला हो, कभी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के भी जितने भी वो हैं लेवल्स हैं उनकी बात हो, कभी कभी लगता है कि हम उनके साथ जस्टिफाई नहीं कर पाते। तो एक इकोसिस्टम को डिजाइन करने के लिए, एक बेहतर तरीके से ये करने के लिए हमें लगता है कि हमें असेसमेंट हमें स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के कोलैबोरेशन को लेकर हमें यूनिवर्सिटीज उन रेगुलेटरी बॉडीज को हम एक साथ लाएं, हम कनेक्ट करें, उनके बीच संवाद हो, क्योंकि हर एक वाद प्रतिवाद को जन्म देता है, हर एक थीसिस एंटीथीसिस को जन्म देता है। और जब हम थीसिस का भी मेरिट लेकर के और एंटीथीसिस का भी मेरिट लेकर के यदि हम एक सिंथेसिस क्रिएट करते हैं तो संवाद का जन्म होता है। समावेशन संवाद के माध्यम से ही संभव है। ये कोलैबोरेशन से ही संभव है। तो इस तरीके से आज का जो ये टॉपिक है कि हम किस तरीके से हम इकोसिस्टम को समझें, क्या क्या मेजर कंसर्न्स हैं, स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करें, किस तरीके से हम उन्हें ओरिएंट करें, किस तरीके से हम उन्हें ट्रेन करें, किस तरीके से हम उन्हें एक बेहतर अवसर प्रदान करें, किस तरीके से बैरियर्स को आइडेंटिफाई करें, चाहे वो एकेडमिक बैरियर हो, सोशल बैरियर हो, साइकोलॉजिकल बैरियर हो, फिजिकल बैरियर, जितने भी बैरियर्स हो सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करना, और आइडेंटिफाई करके उनको एक लोकल कंटेक्स्ट में उनकी कैसे रिमूवल हो, तब जाकर के शायद एक हम बेहतर इकोसिस्टम बना सकते हैं। और बेहतर इकोसिस्टम बनाने से एक बेहतर सोसाइटी बनेगी, और एक बेहतर सोसाइटी से एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण होगा, और फिर हम कह सकेंगे कि हमारा राष्ट्र एक समावेशी राष्ट्र है। हम फिर ये कह सकेंगे कि हमारा राष्ट्र समावेशी राष्ट्र इसलिए है क्योंकि हमारे एजुकेशन का मॉडल समावेशी है। तो केवल समावेशी जैसे फैंसी वर्ड्स को केवल उपयोग करने से हम एक समावेशी को प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इसीलिए आज आप लोगों के माइंड में यदि और इससे रिलेटेड कुछ ज्यादा प्रश्न हो, क्योंकि आज काफी बहुत ही बिजी शेड्यूल है, काफी आज इंस्टीट्यूशंस में
हमारे यहाँ काफी प्रैक्टिकल्स लगे हुए हैं और इस तरीके से काफी तो मैं अब चाहूंगा कि मैं आप लोगों के यदि कुछ प्रश्न हो तो उन प्रश्नों को आप जरूर रखें कि ताकि आपके विचारों को हम समझें, समस्याओं को समझें, और मैं कोशिश करूं कि आपकी समस्याओं का निराकरण करूं, शेयर करूं। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सेशन अब ओपन हो रहा है आप लोगों के लिए, पार्टिसिपेंट्स के लिए, तो अपने प्रश्न जो है वो रखें। आपके प्रश्न है तो हाँ, प्रश्न रखने के लिए कहा है, आवाज रखने के लिए नहीं। जी, किसी के भी कोई भी प्रश्न हो इस इकोसिस्टम में और सर के सेशन से संबंधित, तो अपने प्रश्नों को रखें। वेरी नाइस कहने से नहीं चलेगा, वाला जिग्नेश जी प्रश्न पूछिए कुछ। अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, आपके क्लास के, आपके आसपास अराउंड में अगर ऐसा कुछ है कि जहाँ पे डिस्पैरिटी आपको दिखती है, वहां पे डिस्क्रिमिनेशन दिखता है, बैरियर दिखता है, हाँ, तो पूछिए। जी, हमारे साथ में टीचर हैं, वो पूछेंगी प्रश्न। जी मैडम पूछिए। नमस्ते सर, आपने जो अभी एडेप्टेशन की टेक्निक के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दी, तो उसमें मुझे ये पूछना है कि एडेप्टेशन टेक्निक में आप क्या बताना चाहें, किस तरह से करना चाहिए एडेप्टेशन? एडेप्टेशन, सबसे पहले बात यह है कि हम सबसे पहले एडेप्टेशन को समझें। सबसे पहले जब हम कोई भी प्रोडक्ट को, किसी बाहरी प्रोडक्ट को जब हम अपने यूज में लाते हैं, तो सबसे पहले हम उस बाहरी प्रोडक्ट के फीचर का स्टडी करते हैं और हम अपनी नीड का असेसमेंट करते हैं। जब इन दोनों के बीच जब कंपैटिबिलिटी बनती है, यदि जो उस ऑब्जेक्ट का कोई फीचर है और आपकी भी वही नीड है, और यदि दोनों में 100% मैचिंग हो जाती है, तो हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि कुछ पार्ट तो हमारे नीड्स का फुलफिल हो जाता है, लेकिन कुछ पार्ट हमारा फुलफिलमेंट नहीं हो पाता। सो व्हेन दैट कंडीशन प्रिवेल्स, then definitely it would be the condition of adaptation. Adaptation may be in the terms of partial adaptation, adaptation in the terms of language, adaptation in the terms of the items of the particular tool, the adaptation in the terms of sampling where you have to standardize your tool. So adaptation depend करता है कि आप किसी भी टूल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, कहाँ का ऑब्जेक्ट है, उसकी क्या फीचर्स हैं और किस कंटेक्स्ट में यूज करना चाहते हैं, तो उसका जो कंटेक्चुअलाइजेशन है, उस कंटेक्स्ट में सेट करना जो है, उनके नीड की मैपिंग करके नीड की असेसमेंट करने के लिए जो पार्शियल जो चेंजेस लाना है, so that would be the case of adaptation. So sometimes we purchase the tool, we purchase the assessment tools, and blindly we assess, blindly we administer on the basically the special needs, basically students. So sometimes basically that approach could not solve any problem of a special education, and you cannot assess, you cannot even know the very dynamics of the children with the special needs. You cannot know the very speciality or very uniqueness of that student. So that is the case. So you have to understand the very dynamics of adoption, adaptation, and all the related processes of that. So okay sir, thank you sir. सोम जी, आपने कुछ हैंड रेज किया हुआ है जी। हेलो, हाँ, आ रही आवाज, आ रही है आवाज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम्बल प्रणाम टू रजनी सर। सर आपका जो सेशन काफी अच्छा था सर, बहुत इंटरेस्टिंग था। और तो सर मुझे जो है एक क्लैरिफिकेशन या आपसे इसमें ये कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं, इस पे थोड़े से बारे में थोड़ा सा आपसे अपडेट चाहिए
कि जिस तरह से जनरल एंड स्पेशल एजुकेशन में जो एक गैप है, तो उसको फिलअप करने के लिए क्या कोई किसी तरह का एक्शन प्लान है, या जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो उसमें किस तरह से उन्होंने रिप्रेजेंट किया है उसमें, या क्या उसके द्वारा वो गैप फिलअप किया जा सकता है? अगर हाँ या नहीं, या फिर उसके अलावा अगर दूसरी बात फिर काउंसिल की बात करें अगर हम, तो क्या जो काउंसिल के बीच में भी जो गैप है तो उसको फिलअप करने के लिए भी क्या कोई एक्शन प्लान है इसमें, या फिर कैसे किया जा सकता है? क्योंकि जो सर वैसे सेशन या बहुत सारी हम बातें सुनते हैं एक्सपर्ट से भी, बट एक्चुअली अगर ग्राउंड लेवल देखिए और उसका इम्प्लीमेंटेशन पे उसका क्या असर है, और इस पर थोड़ा सा अगर आप सर अपने वैल्यूएबल थॉट्स हमारे साथ साझा करेंगे तो हमें कुछ फायदा होगा। थैंक यू सर। Thank you very much. It's a very beautiful question. It's a wonderful question. Definitely that needs to be addressed. So यदि आप देखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को यदि आप बहुत गौर से पढ़ेंगे तो इवन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में भी चेंज किया गया है, और जैसे अभी यूजीसी और जितने भी इस तरीके के रेगुलेटरी बॉडीज हैं उन बॉडीज को भी चेंज करने की बात की गई है। हायर एजुकेशन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात की गई है, हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल ऑफ इंडिया हेकी की बात की गई है, और उसमें भी वन अम्ब्रेला के तहत सारे कमीशंस को लाना, और केवल जो अभी एग्जिस्टिंग जितने भी कमीशंस हैं या काउंसिल्स हैं उनको एज ए पीएसएसबी के रूप में, प्रोफेशनल सेटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग बोर्ड के रूप में उनका जो फंक्शन है कि केवल वो एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बोर्ड के रूप में वो काम करेंगे, रादर वो रिकग्निशन देने का काम करेंगे, रादर वो असेस करने का काम करेंगे, रादर वो अक्रेडिट करने का काम करेंगे। तो इस तरीके से अब जो एक जो कंपार्टमेंटलाइजेशन है बहुत सारे रेगुलेटरी बॉडीज के, कभी कभी लगता है कि इतने सारे रेगुलेटरी बॉडीज आकर के जो एजुकेशन का जो गोल है उस गोल से हम बिल्कुल अलग हो जाते हैं और सभी का डायरेक्शन बिल्कुल अलग अलग हो जाता है। और इस संदर्भ में अब जब आप देखेंगे तो इस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं और उसमें काफी जोर शोर से प्रयास भी चल रहा है कि जो एजुकेशनल फ्रेमवर्क है उस एजुकेशनल फ्रेमवर्क को चेंज करना, रेगुलेटरी बॉडीज को एक साथ आने की बात कही गई है। और अब आपने देखा भी होगा कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन और रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के बीच भी बहुत सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन भी हो रहे हैं। और इसमें बेसिकली आप जितने भी व्यक्ति हैं, हम जितने भी लोग हैं, स्पेशल एजुकेटर्स हैं या फिर जितने भी ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल सेंसिटिव बीइंग हैं, उनको अपने रिसर्च के माध्यम से, अपने आर्टिकल के माध्यम से, अपने एडवोकेसी के माध्यम से, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं कि फील्ड की समस्या क्या है, लेकिन आप जानते हैं लेकिन आप उससे लिखना पसंद नहीं करते, आप उस पर रिसर्च करना पसंद नहीं करते, आप उसको रिसर्च के रूप में पब्लिश करना पसंद नहीं करते। तो कहीं ना कहीं आप उस फील्ड के थिंक टैंक आपको बनना पड़ेगा और थिंक टैंक बन करके मिनिस्ट्री लेवल पे, काउंसिल लेवल पे आपको आगे आ करके जब भी कोई फ्रेमवर्क आता है और जब पूछा जाता है कि इसमें करेक्ट करने के लिए क्या क्या फीडबैक होने चाहिए, तो वो फीडबैक भी आपको देने के लिए टाइम होना चाहिए। कभी कभी होता है कि आप उस फील्ड के हैं और उससे रिलेटेड जब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कुछ आता है तो आप केवल वेबिनार में तो व्यस्त रहते हैं, लेकिन उस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का जो फीडबैक है और या जो एक करेक्शन का जो मॉड्यूल है या जो आपकी सजेशंस हैं वो आप सजेशंस नहीं दे पाते। इसके लिए अभी ये चूंकि एक ऐसा फील्ड है जिस फील्ड में अभी काफी वर्क करने की जरूरत है, कोलैबोरेशन की जरूरत है, सबको हैंड टू हैंड एक साथ चलने की जरूरत है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चेंजेस हो रही हैं, लेकिन अभी बहुत चेंज होना बाकी है, क्योंकि ये मामला एटीट्यूडनल चेंज का है। जैसे जैसे सोशल एटीट्यूड चेंज होगा, डेफिनेटली पहले हम समझें तो सही कि समस्या क्या है, अभी हम समस्या ही नहीं समझ पाते हैं। लेकिन देखिए कि कुछ ये जो 2 इयर्स में ये फेज बहुत ट्रांजिशन का फेज है और हो सकता है कि हम एक इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए और उसकी डायरेक्शन में हम एक बेहतर मुकाम पे पहुंचने की स्थिति में हैं। और होपफुली वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वी आर नॉट पेसिमिस्टिक, सो डेफिनेटली वी आर इन गुड होप। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
आपने बहुत क्लियर और एकदम क्लियरली सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अभी एक लोगों का किसी का और हैंड रेज है। पटेल परसोत्तम जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं या ऐसे ही आपका हैंड रेज है? पटेल परसोत्तम जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? आपका हैंड रेज जैसे है तो फिर हम आगे बढ़े। हमारे सेशन हमारा जो है अब यहाँ है, सर को भी हमें छोड़ना, उनके पास भी काम है। तो चलिए, नहीं है तो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आप लोगों के प्रश्न हम इन्हीं 2 प्रश्नों से 3 प्रश्नों से लेकर के कंक्लूड करते हैं। सर का वोट ऑफ थैंक्स करने के लिए हमारे स्कूल की टीचर कविता बेन साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सर का एक फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स करें और सर को विदाई स्वरूप 2 शब्द कह करके सर के लिए ऐसे शुभ वचन आगे लेते रहे हम। प्लीज कविता बेन। रजनी सर, थैंक यू वेरी मच। आपके जो सेशन था उसमें बहुत ही मजा आया। मैंने तो आपको पहली बार ही सुना है, पर जो आपने बताया बहुत सिंपल, यानी कि जो बच्चे हमारे पास आते हैं उसकी एबिलिटी को हम देख के उसको हम किस तरह से उसका प्रोग्रेस हम कर पाते हैं वो ही हमको देखना है। बैरियर तो बहुत से है, एजुकेशन में है, चाहे सभी सब्जेक्ट में इतने बैरियर्स हमका है, लेकिन बच्चे को हम किस तरह से सामाजिक मुख्य धारा में हम किस तरह से उसको जोड़ पाते हैं, उसी का आपने एग्जाम्पल जो दिया वो बहुत बेहतर दिया है। और फिर हम सब भी मिल के अभी छोटे छोटे पॉइंट में जो रिसर्च हम करेंगे तो शायद ऐसा भविष्य में होगा कि हमको कोई भी मुश्किल समस्याएं नहीं होगी और हम सब साथ में चेन के मुताबिक जुड़ जुड़ के कार्य करेंगे तो बहुत से हम प्रगति कर पाएंगे। ऐसा मेरा भी मानना है और आपका भी सर मानना है। मैं केएल इंस्टीट्यूट फॉर द डेफ और टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के दोनों में से मैं आपका धन्यवाद प्रदान करती हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत ही मजा आया। और आपकी जो लैंग्वेज थी वो बहुत ही सिंपल और सरल थी। थैंक यू वेरी मच सर। Thank you very much. I am very honored to have such a nice gathering, wonderful gathering. So I found some time to, due to some scarcity of time, so I could not spare much more time. But I would love to speak someday else where I can Definitely. ponder upon, I can deliver upon some more aspects on special education, because it's a very near to my heart. So I am really very thankful to Sri Sa KL Institute for the Deaf and all the dignitaries you are present there, and you have given me the chance to for this opportunity to speak basically for the betterment of, for the noble cause of the betterment of differently abled and the super creation of God. So really, I am very honored. Thank you very much. Thank you so much, sir. Really, we are also getting the lots of benefits from you, sir. हम ऐसे ही आगे भी आपसे ये चांस लेंगे और आपका जो ज्ञान है और उस पे हम जरूर टाइम लेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। हमारे अगले स्पीकर डॉक्टर सुनी मैथ्यू मैम जुड़ चुकी हैं। मैम, आप सुन